हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको क्लास 7 to 12th क्वालिटी कंटेंट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 को, जो कि है गति के नियम। इसमें हमने समझा कि भाई किस तरीके से किसी भी गति के पीछे कारण है हमारा बल, और उस पर आधारित हमने नियमों की बात करी। मतलब हमने बल की डेफिनेशन पढ़ी, बल के बाद हमने जड़त्व की बात की, जड़त्व के बाद हमने न्यूटन के प्रथम नियम की, न्यूटन के द्वितीय नियम की, और द्वितीय नियम से जस्ट पहले हमने संवेग की बात करी। फिर इसके बाद हमने बात किया क्या, न्यूटन के तृतीय नियम की। इसके बाद संवेग संरक्षण की भी हमने बात कर ली। अर्थात इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हमें मिलते चले गए, उन सबकी डिस्कशन हम करते आ रहे हैं। और इस सिलसिले में आज के लिए हमारे पास, इस सेशन के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है लिफ्ट में गति। मतलब ये एक तरीके से आपको समझाऊं तो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये पूरा सेशन है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा हो, लिफ्ट ऊपर जा रही है तब उसका वेट, लिफ्ट जब नीचे आ रही है तब उसका वेट, अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तब, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है तब, या फिर लिफ्ट रुकी हुई है तब क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सभी टॉपिक्स पर हम इसी तरीके से सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करते चलेंगे, ताकि कहीं पर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी ना आए। तो आप चाहे जेईई एस्पिरेंट हो, या फिर आप नीट एस्पिरेंट हो, या फिर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये जो सेशन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, क्योंकि यहां पर हमारे ये सारे ही डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। क्यों मैं वो झूले में जब बैठ करके आता हूं और झूला नीचे आता है, वो चक्री में बैठा होगा ना गोल वाली, जब झूला नीचे आता तो क्यों ऐसा महसूस होता है जैसे कि पता नहीं सांसें अटक गई हो, और जब झूला ऊपर जा रहा होता तब तो बड़ा मजा आ रहा होता है। क्या होता है ये, क्यों होता है ये, इसकी ही डिस्कशन करने वाले अल्टीमेटली हम लिफ्ट में। लिफ्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही लिफ्ट नहीं जिसमें हम क्या कह सकते हैं, लाइक बिल्डिंग्स में चढ़ने और उतरने के लिए यूज करते हैं, ये वो झूला भी है, इसमें वो भी सम्मिलित है जो क्या भाई, वो हम जो स्लाइडिंग्स पे चढ़ते हैं, जैसे वाटर पार्क्स में जो स्लाइडर्स होते हैं उनकी भी बात करते हैं, वहां पर भी इस तरीके के काम होंगे। क्या होता है, कैसे होता है, चलिए हम शुरू करते हैं सेशन में। देखिए भाई, तो सबसे पहले हम लिफ्ट में गति के पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ में भार को। भार का मतलब क्या होता है, वेट का अल्टीमेट मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है, मास मतलब द्रव्यमान और भार ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम बात करते हैं द्रव्यमान की, तब हम डिस्कस करना चाहते हैं किसके बारे में, कि भाई जो द्रव्यमान है वो है फंडामेंटल यूनिट, वो है वो यूनिट जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस बना है, यानी किसी भी पदार्थ की जो मूलभूत इकाई है उसको हमने द्रव्यमान कहा। जबकि जब हम बात करते हैं भार की, तो उसी द्रव्यमान को जी गुरुत्वीय त्वरण द्वारा पृथ्वी जितने बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है उसको कहते हैं भार। मतलब भार का तात्पर्य सीधा सिंपल सा ऐसा है कि गुरुत्वीय बल के बराबर होगा, यानी ये ग्रेविटेशनल पुल ही क्या है भाई, वेट है। जैसे एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण सदैव काम कर रहा होगा, ये मुझे पता है। अगर हम पृथ्वी के सतह पर कहीं पर भी होंगे, मुझे गुरुत्वीय त्वरण उसके ऊपर, मतलब कोई भी द्रव्यमान होगा उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लग रही है, यानी जी की डायरेक्शन में फिक्स है। अच्छा, तो जब ये फिक्स है और मान लिया कि इसका जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान जो है वो है m, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार लगाया गया बल जो होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होता है। आप कहोगे द्वितीय नियम में तो ऐसा नहीं पढ़ा था, हमने तो पढ़ा था द्रव्यमान इंटू संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की दर में क्या आता है भाई, तो यही तो आता है mv माइनस यू अपॉन में टी। ये v माइनस यू अपॉन टी क्या है, एक्सीलरेशन, a त्वरण। तो मैं अब ये फाइनल रिजल्ट ही तो यूज करूंगा ना हर जगह, क्या, F इक्वल्स टू एम ए, मतलब बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, क्या भाई, तो ये बल बदल करके हो गया गुरुत्वीय बल। क्या हो गया, गुरुत्वीय बल। और ये द्रव्यमान में तो देखिए कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन त्वरण में चेंज करना पड़ेगा। ये कौन सा त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण।
अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है भाई? तो गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण हो गया। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, बस ये गुरुत्वीय बल था तो गुरुत्वीय त्वरण कह दिया। अर्थात मैं इसको क्या कहूंगा? तो भाई मैं इसको कह लूंगा गुरुत्वीय बल, अर्थात मैं लिखता हूं एफ जी कर देता हूं। गुरुत्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी। अच्छा इसको हटाता हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे। एफ इक्वल्स टू एम जी, इसी को किसको? F इक्वल्स टू जो मैंने लिखा है मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी के प्रोडक्ट को, इसी फोर्स को हम कहते हैं भैया भार। ये हमारा भार क्या होता है? mg, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान m है और गुरुत्वीय त्वरण g है, तो नीचे की तरफ इस पे काम कर रहा है कौन सा फोर्स है? F इक्वल्स टू mg। यही है हमारा क्या? वेट, यही है हमारा भार। अब भार की अगर हम इकाई की बात करेंगे तो इसकी इकाई क्या होनी चाहिए? तो इसकी इकाई जो होगी वो होगी न्यूटन। ये बल है न्यूटन n। एक और बात समझेंगे, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर किसी चीज का द्रव्यमान शून्य हो गया मतलब वो वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती, लाई ही नहीं करती, वास्तव में है ही नहीं। लेकिन भार शून्य हो सकता है, वेट कभी भी जीरो हो सकता है भाई, वेट वैरी कर सकता है, वेट बदल सकता है, किंतु द्रव्यमान नहीं। वेट चेंज होगा, द्रव्यमान चेंज नहीं हो सकता। हम यहां पर थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे इसको, एंड हम बात करना चाहेंगे अब एपेरेंट वेट के बारे में, आभासी भार के बारे में। तो एपेरेंट वेट क्या होगा, आभासी भार क्या होगा? तो इसको समझने के लिए एक सीधी सिंपल सी बात आपको समझाऊं, जो कि मैंने इनिशियल जैसे ही सेशन स्टार्ट किया था तब आपको एक एग्जांपल बताया था। क्या था कि भाई जब हम झूले में बैठते हैं ना तो ऊपर जाते समय बड़ा ही मजा आता है और नीचे आते समय ऐसा लगता है सांसें रुक गई हो। ऐसा क्यों होता है? डर लगता है भाई, ऐसा लगता है कि इस बार तो नीचे आ गया, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। लेकिन फिर ऊपर जाते हैं तो मजा आता है, फिर नीचे आते हैं तो फिर सांसें रुकने लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है ऐसा? तो सीधी बात है, आपके ब्रेन को आपका एक वेट पता है, उसको पता है कि इतनी भारी व्यक्ति है ये, है ना। अब क्या होगा भाई? तो होता ये कि जब आप नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तब आपके भार में कमी आ जाती। कैसे आती है हम सीखेंगे अभी, बट इतनी सी बात बताऊं, जब नीचे आते हैं तो क्या होती है? आपके भार में कमी आ गई। अब ब्रेन को पता है कि भैया ये व्यक्ति 60 किलो का है और नीचे आते समय 60 न्यूटन है ना, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 60 न्यूटन है, और नीचे आते समय क्या पता लगा? तो पता लगा भैया 60 न्यूटन से कम लगने लग गया इसके ऊपर फोर्स। तो ब्रेन को कैसा फील होने लगता है? बहुत ही हल्का सा। ठीक है, यही कारण होता है इसमें। हम देखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में कि कैसे चेंजेस आ रहा है। आइए जरा एक छोटी सी बात कर लें, मतलब हम इसके डेफिनेशन को देख लें। तो देखिए भार क्या है? पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है वह उस वस्तु का भार कहलाता है। ये तो बोला था, ग्रेविटेशनल पुल इज वेट। ठीक, इस बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु का भार w है तो w इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? mg, और यूनिट क्या होगा? न्यूटन। मतलब एक बात समझ में है, ये अल्टीमेटली F इक्वल्स टू mg था, जिसमें g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी एक सदिश राशि है, अर्थात बल भी एक सदिश राशि है भाई। मतलब जो वेट है ये भी हमारा सदिश राशि है। जबकि ध्यान रखेंगे द्रव्यमान, ये मास जो है ये अदिश राशि है। ये जो मास है इसकी यूनिट केजी है, इसकी यूनिट केजी है, जबकि इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट है न्यूटन। ठीक है, मतलब किसी m द्रव्यमान की वस्तु का भार m मतलब किलोग्राम भार के रूप में भी व्यक्त करते हैं। मतलब कई जगहों पे m जो दिया होता है द्रव्यमान वो भार के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। जैसे हम जनरली कुछ खरीदने जाते हैं तो वो तौल के देता है और केजी में देता है, तो क्या वो गलत लेकर के आ रहे? क्या नहीं भाई, ये मास और वेट इक्विवेलेंसी है, उसके जरिए ही हम इसको मेजर करते हैं। आइए जरा बढ़ते हैं हम अपने एपेरेंट वेट की तरफ, ठीक है, और समझना शुरू करते हैं लिफ्ट को। लिफ्ट को समझने के लिए एक सबसे बढ़िया सा एग्जांपल है अपने लिए। क्या करना होता है? देखिए कुछ कंडीशन है लिफ्ट में। जैसे मान लीजिए मैं लिफ्ट में खड़ा हूं। कौन सा लिफ्ट भाई? जो पैसेंजर्स लिफ्ट होती है, मतलब ऐसा कह सकते हैं किसी बिल्डिंग्स में जो यूज होती है लिफ्ट, है ना, जिसके जरिए हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने की कोशिश करते हैं, चले ही जाते हैं बेसिकली। तो क्या होता है, ये हो गया हमारे लिफ्ट की बाउंड्री। ये भाई साहब इसके अंदर क्या है भैया? खड़े हैं, ये
लाल लाल आंखों वाले, है ना, चश्मा है भैया, चलो ये भाई साहब खड़े हैं बढ़िया हीरो बन के। अब क्या हो रहा है, तो अब ये हो रहा है, ये है मेरी पूरी लिफ्ट, ये डब्बा जो दिख रहा है ना आपको, ये है हमारी पूरी लिफ्ट। इनके ऊपर हमेशा वेट किधर की तरफ काम करेगा, तो वेट हमेशा नीचे की तरफ, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमेशा इसकी वैल्यू जो होने वाली है वो होगी mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके कारण ये लिफ्ट पे खड़े हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये वेट नीचे की तरफ नहीं लगता तो ये यहां पे खड़े नहीं रह सकते थे। अच्छा एक और छोटी सी बात, अब यहां पर 3 केसेस, या तो ये लिफ्ट जो है एक समान वेग से चल रही हो, या फिर ये लिफ्ट जो है वो रुकी हुई हो, या ये जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही हो, या ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो। यही 4 केसेस बन रहे। तो एक बात समझिए, मुझे यहां पर कुछ कंडीशंस पता है, उसके अनुरूप एक एक करके सॉल्व करना सिखाता हूं। तो देखिए, अपरेंट वेट जो होता है, आभासी भार जो होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है कि मान लीजिए मेरे भार में कमी आ गई, तो मुझे आभास होता है ना कम भार, जो कि मैं बोल रहा हूं, जब आप उस चरखी में, वो जो गोल गोल घूमते चरखी, जब आप उसमें नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तब आपको आपका आभासी भार कम महसूस होता है, जबकि जब आप ऊपर जा रहे होते हैं तब आपका आभासी भार बढ़ जाता है। तो ऐसा लिफ्ट में क्यों नहीं होता, जो लिफ्ट जो बिल्डिंग्स में चलती है उसमें ऐसा क्यों नहीं महसूस होता? तो होता है, लेकिन वो बहुत माइनर होता है, बहुत धीरे होता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। जबकि वो जो लिफ्ट जो झूला बना होता है वो तो इसी के लिए बनाया ना भैया, आपको वो फील आए, वो वेटलेसनेस आपको फील आए, इसी के लिए वो बनाते हैं, तभी तो अच्छा लगता है, इसीलिए तो बार बार चढ़ते हैं हम उस झूले पे, है ना। चलिए आइए देखते हैं जरा, यदि कोई वस्तु त्वरित प्लेटफॉर्म पर स्थित है, त्वरित प्लेटफॉर्म मतलब यही लिफ्ट, तो वस्तु का भार परिवर्तित महसूस होता है तथा यह नया भार ही आभासी भार कहलाता है। ये जो लिफ्ट कभी नीचे चलेगी कभी ऊपर चलेगी, अगर ये परिवर्तित हो रही है यानी त्वरित हो रही, एक्सीलरेट होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, इस वर्ड में बहुत कुछ था। ये किस पे? त्वरित प्लेटफॉर्म पे एक्सीलरेशन चाहिए, त्वरण चाहिए, अर्थात समान वेग से चल रही है तो आभासी भार नहीं होगा। समान वेग से कोई चलेगा, एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, तो v माइनस यू अपॉन में t। मैं कहता हूं एक समान वेग से कोई चल रहा है, किससे चल रहा है? एक समान वेग से। ध्यान रखिएगा भाई, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट में घुस रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेन को ओपन रखेंगे और समझेंगे इसको कि कितने केसेस हो सकते हैं। तो एक समान वेग से चल रहा है, यानी मैं कह सकता हूं प्रारंभिक वेग, इस पिंड का जो प्रारंभिक वेग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई? इसके अंतिम वेग के, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों ही सेम होंगे। मतलब क्या समझ में आता भाई कि यहां पर जो u होगा वो v के बराबर होगा। जब u और v दोनों बराबर हो गया तो ये एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 0। ये दोनों बराबर हो गए तो कितना आएगा एक्सीलरेशन? 0। भाई ये कितना आ गया? 0 अपॉन t, मतलब ये कितना आ गया? 0। यानी एक्सीलरेट हो ही नहीं रही है, मतलब वो प्लेटफॉर्म त्वरित नहीं है। तो यहां पर आपको आभासी भार देखने को नहीं मिलेगा। आभासी भार कब मिलेगा? जब आपको पता हो कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 के बराबर नहीं है। a चाहे एक्सीलरेट हो रही हो या फिर वो रिटार्ड हो रही हो, मतलब त्वरण हो रहा हो या मंदन हो रहा हो, धीरे धीरे लिफ्ट रुक रही हो या लिफ्ट धीरे धीरे तेज हो रही हो, तभी मिलेगा। आगे बढ़ता हूं। तो भाई अगर त्वरित लिफ्ट में यानी त्वरित जो प्लेटफॉर्म है उस पर खड़े हैं, तब जो आपके भार में परिवर्तन होगा, यानी एक और बात, ये चलना किधर चाहिए? ऊपर या नीचे, यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध या गुरुत्वाकर्षण के अधीन, यानी गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट डायरेक्शन में या गुरुत्वाकर्षण के ही डायरेक्शन में चलेगा, तभी मिलेगा मुझे अपरेंट वेट। ठीक है ना। मान लीजिए W इक्वल्स टू mg है भैया, इनका न्यूटन भार का एक व्यक्ति किसी लिफ्ट में खड़ा है। अब हम निम्न परिस्थितियों की विवेचना करेंगे, मतलब W इक्वल्स टू क्या हो गया? ये mg से ये भाई साहब यहां खड़े हैं। अब पहली कंडीशन है कि जब लिफ्ट किसमें? विरामावस्था में, रेस्ट में, लिफ्ट चल ही नहीं रहा। एक तो मैंने एक समान वेग बता दिया, आपको एक और कंडीशन बता रहा हूं, जब लिफ्ट चल ही नहीं रही मतलब एक्सीलरेशन कितना है? 0। मतलब v कितना है? नियत, या v कैसा है? 0। v 0 कहिए या v नियत कहिए, दोनों ही केसेस इसी में समझा दो। एक मैंने आपको समझा दिया लेकिन लिखा इसी में, है ना। v रेस्ट मतलब चल ही नहीं रहा। अच्छा, तो इस स्थिति में प्रतिक्रिया बल R कितना होगा? एक बात समझिए, हमने न्यूटन थर्ड लॉ से पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन,
प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो जब ये भाई साहब यहीं पे खड़े हैं और लिफ्ट चल ही नहीं रही, रुकी हुई है, तो रिएक्शन फोर्स कैसा हो जाएगा भाई? तो रिएक्शन फोर्स को कैसे लिखेंगे? R इक्वल्स टू एम ए, जहां पर ए की वैल्यू कैसी है? 0। ए की वैल्यू 0, तो मतलब R इक्वल्स टू कितना मिल गया? 0। यानी इसमें रिएक्शन हो ही नहीं रहा। कायदे से एक बात सीधे सिंपली समझाऊं, देखिए ये व्यक्ति जो है, मतलब आपको एक रिएक्शन समझा तो दो, नहीं तो आप बोलो कि भाई ये पल्ले ही नहीं पड़ा, रिएक्शन कहां हुआ ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि ये जो लिफ्ट है ना, ये जो व्यक्ति है नीचे की तरफ, इसके ऊपर W इक्वल्स टू एम जी, तो सदैव नीचे ही कार्यरत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई? तो लिफ्ट जो है, ये लिफ्ट को ध्यान में रखेंगे, ये जो लिफ्ट है ये किधर चल रही है? ऊपर की तरफ। लिफ्ट ऊपर की तरफ चल रही है ए एक्सीलरेशन से, ए त्वरण से। तो ये व्यक्ति नीचे की तरफ, ये ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है, तो रिएक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ। क्रिया ऊपर की दिशा में हो रही है, तो प्रतिक्रिया नीचे की दिशा में होगी। मतलब इसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो किधर होगी? नीचे की ही दिशा में होगी। चाहो तो यहां बना लीजिए, ये किधर होगी? प्रतिक्रिया किधर होगी? नीचे की तरफ। अब सेंटर ऑफ द बॉडी पे ही बनाते हैं, मतलब ये व्यक्ति के लाइन में अगर बनाता हूं तो इसका रिएक्शन किधर है? नीचे की ही तरफ है। और रिएक्शन होगा कितना? तो R इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एम ए। रिएक्शन मतलब भाई प्रतिक्रिया बल। बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये द्रव्यमान इंटू त्वरण अभी समझ में आया, इसका रिएक्शन नीचे। ठीक, यहां पे कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा, मतलब R इक्वल्स टू एम ए में ए की वैल्यू 0 है, अर्थात इसका आभासी भार इसके वास्तविक भार के बराबर ही होगा, मतलब mg। यानी एक बात अब याद रख लीजिए, क्या याद रखना है भाई? तो नियत वेग से अथवा विरामावस्था में वास्तविक भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये मिल गई मुझे एट द फाइनल एंड इससे एक लाइन कि जब नियत वेग से कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चल रहा है ना, या फिर वो रेस्ट में हो, तब इसमें क्या होगा भाई? कोई भी उसके एपरेंट वेट में, मतलब उसके वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी एपरेंट वेट, ये लाइन आभासी भार वास्तविक भार के बराबर ही होगा, और वो कितना होगा? mg। m मतलब द्रव्यमान इसका, g मतलब त्वरण। कौन सी त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा भैया आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े तो इसके लिए हम पढ़ते हैं स्थिति 2, मतलब सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर त्वरित हो रहा है। लिफ्ट किधर चलने लग गया भाई? ऊपर की तरफ, जो अभी मैंने केसेस बनाए थे। तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ चलेगा तो ये भाई साहब अगेन इसी में है, ये लिफ्ट मतलब ये डब्बा ऊपर की तरफ चलना शुरू हो चुका है। जब डब्बा ऊपर की तरफ चल रहा है तो इसका त्वरण कितना है? तो हमने कहा भैया इसका जो त्वरण है डब्बे का ऊपर की तरफ चलना, मतलब लिफ्ट का, वो है a। इस स्थिति में इनका जो रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया बल, वो रिएक्शन नीचे की तरफ होगी और किसके बराबर होगी? एम ए के बराबर। जबकि एक बात तो पहले से ही तय है, कोई अगर खड़ा है तो इस पे लगने वाला जो वेट होगा, ये वेट सदैव ही mg के बराबर होगा, और ये हमेशा नीचे ही लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा एक और बात बताइए, दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगे तो गए तो ऐड होंगे या सबट्रैक्ट? फोर्स जो बल है वो सदिश राशि है। जब दो बल एक ही दिशा में कार्यरत होंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, सीधे सिंपल सी बात। तो यहां पर इसका जो वेट है, जो फाइनल, वो कितना हो जाएगा? तो जो इसका वेट था प्लस जो आर था, ये दोनों जुड़ जाएंगे। भाई ये रिएक्शन को बार बार मैं आपको एक्सप्लेन करो, ये रिएक्शन का मतलब है बल, फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है। जोड़ दीजिए दोनों को, जब दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा mg प्लस ma, अर्थात m को कॉमन कर लीजिए, क्या मिला? g प्लस a। ये है आपका W डैश, यानी अपरेंट वेट। यानी क्या समझ में आया? तो मुझे समझ में आया भार बढ़ जाएगा। चलो भाई एक काम करते हैं, अब आप में से कोई भी अगर मान लीजिए आपके बिल्डिंग में कहीं लिफ्ट लगी है, तो एक काम कीजिए, इसको प्रैक्टिकली प्रूफ कर लीजिए। काम क्या करना है? आपको लेना है वेइंग मशीन, है ना, वो वजन तोलने वाली मशीन।
वजन तोलने वाली मशीन को आपको यहां पर लिफ्ट में पहले यहां रख दीजिए, है ना, ऐसा ही कुछ होता है भाई, आजकल तो बहुत ही अच्छे अच्छे से आने शुरू हो गए, ऐसा कुछ वजन तोलने की मशीन। अब आप क्या काम करना है, तो आपको भैया लिफ्ट में यहीं पे खड़े हो जाना, किस पे, वजन तोलने वाली मशीन पे, और अब पता है क्या करना है, लिफ्ट को ऊपर चलाना है। चलाइएगा लिफ्ट, आपको यहां पे कुछ वेरिएशन मिलेगा। क्या वेरिएशन मिलेगा, भार बढ़ जाएगा कि भार घट जाएगा, इसको नोट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। जब आप लिफ्ट को ऊपर ले जा रहे थे इसी पे खड़े खड़े, तो क्या इसमें कुछ मेजरमेंट में चेंज आया, और आप उसी लिफ्ट में रहिए, लिफ्ट को नीचे लाइए, तब चेक कीजिए आपके साथ में क्या हो रहा। खैर, ये आपके एक्सपेरिमेंट का पोर्शन है, आप करिएगा जरूर, बहुत मजा आएगा भाई इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा इसको। तो यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रहा, मतलब एक ऐसा कांस्टेंट ऊपर की तरफ चल रहा, तब व्यक्ति पर कार्यरत परिणामी बल W इक्वल टू क्या है भाई, mg, नीचे की ओर, mg किधर की तरफ है, नीचे की ओर, और प्रतिक्रिया R इक्वल टू ma भी नीचे की ओर। क्यों नीचे की ओर समझा दिया, क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, तो जो रिएक्शन होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। आभासी भार मतलब एपरेंट वेट कितना हो गया भाई, तो mg प्लस r, मतलब जो उसका वेट था प्लस r, मतलब mg प्लस ma, मतलब क्या समझ में आया, तो मुझे m को कॉमन कर लूंगा, g प्लस a, मतलब आभासी भार ज्यादा हो गई किसके, वास्तविक भार से। आभासी भार में r और जुड़ गया ना, आभासी भार में ये r और जुड़ गया, तो ये w से तो ज्यादा ही होगा ना, इसलिए इसको कहते हैं भाई कि जब कभी भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो भार बढ़ जाएगा, लिफ्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, भार बढ़ जाएगा, हमेशा के लिए ध्यान रखिए, g प्लस ए, g प्लस ए। चलिए आगे बढ़ता हूं अगले पोर्शन में, एंड हम जरा डिस्कस करते हैं हमारी स्थिति थर्ड, सी। यदि लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो जाए, अब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये डब्बा नीचे आ रहा है ना, जब डब्बा नीचे आएगा तब क्या होगा, तो जब डब्बा नीचे आएगा तो एक बात तो तय है ना, क्या तय है, तो W इक्वल्स टू mg जो है ये तो सदैव नीचे ही लगना है, इसमें कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। लेकिन ये जो बॉक्स है ये किधर आने लग गया, ये नीचे, ये किधर आ रहा है, ये बॉक्स नीचे आ रहा है। तो जब बॉक्स नीचे आ रहा है, यानी लिफ्ट नीचे आ रहा है, तो रिएक्शन किधर होगा, विपरीत दिशा में, जिधर त्वरण हो रहा है, जिधर एक्सीलरेशन हो रहा है उसके विपरीत में। इसका विपरीत क्या है, तो इस व्यक्ति के ऊपर जो बल लग रहा होगा वो किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी रिएक्शन देखिए जस्ट इसके उल्टा है। और होगा कितना, तो ये होगा हमारे ma के बराबर, R इक्वल्स टू ma। m कौन है, क्या लिफ्ट है या व्यक्ति है, तो भैया ये दोनों ही जगहों पे ध्यान रखिएगा, m जो है ये व्यक्ति का मास है, मुझे लिफ्ट के द्रव्यमान से नहीं लेना देना, व्यक्ति के द्रव्यमान से लेना देना है। अब क्या हो रहा है, तो एक सिंपल सी बात समझिए, यहां पर मैं निकालता हूं अगर आपके लिए भाई W डैश अपरेंट वेट, तो वेट जो है ये नीचे की तरफ है यानी W, और R ऊपर की तरफ है, तो भैया देखो माइनस करना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब भी समझ में आता है कि डायरेक्शन अगर उल्टा हो, विपरीत हो, तो उसको आपको सबट्रैक्ट करना होता है, मतलब W माइनस R। अगर आगे लिखूं तो W का मतलब mg, R का मतलब ma, कॉमन कर लीजिए, m इक्वल mg माइनस a, W डैश, यानी क्या समझ में आ गया, भार घट जाएगा, कोई आपके मास में से, मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg में से ma को माइनस करेगा, तो आपका वेट कम ही आ गया ना। मतलब जब यही वेइंग मशीन को रख करके लिफ्ट में और लिफ्ट को नीचे लाएंगे, तब आप पाएंगे कि आपका जो भार है वो कम महसूस हो रहा है। क्या कहते हैं कंडीशंस, आइए जरा देखते हैं। यदि लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तब यहां व्यक्ति का भार mg नीचे की ओर तथा प्रतिक्रिया ma ऊपर की ओर कार्य करता है, कोई समस्या नहीं है, आपको समझा भी दिया। आभासी भार जो इसका एपरेंट वेट होगा, ठीक है, इसका जो आभासी भार है एपरेंट वेट, ये क्या होगा भाई, तो W माइनस R। क्यों, क्योंकि W नीचे की तरफ, R रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो सबट्रैक्ट हो गया, मतलब mg माइनस ma, mg माइनस ma, ठीक, अर्थात आभासी भार W डैश, ठीक है, एपरेंट वेट वास्तविक भार W से हमेशा कम होगा, इसीलिए मैंने लिखा भार घट जाएगा, ठीक। आभासी भार कम है, मतलब जब वो झूले में जब नीचे आते हैं ना, तो हमको हल्का क्यों महसूस होता है, इसीलिए क्योंकि मेरे ब्रेन को मेरा एक वेट सहन करने की आदत है, उसको पता है
कि इनमें 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा, पता चला नीचे आ रहे तो 60 न्यूटन, ऐसे जनरल एक नंबर ले रहा हूं मैं, घबराना नहीं है, नीचे की तरफ आने लगे तो मुझे कैसा महसूस होगा, तो ब्रेन को पता लगा भैया एक्सीलरेशन से ये क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ झूले को ले आ रहे, यानी वो हल्का महसूस करने वाला है। जबकि जब वो झूला ऊपर जा रहा था तब क्या होता, तो जस्ट इसका प्रीवियस वन केस क्या था भाई, तो प्रीवियस वन केस में था, यहां प्लस था mg प्लस ma, यानी आपका वेट बढ़ जाएगा। जब वेट बढ़ जाता है तो बहुत सॉलिड महसूस होता है, यार बहुत ही मजबूती के साथ उस झूले में बैठे, बड़ा मजा आ रहा होता है। कब, जब ऊपर जाते, लेकिन नीचे आते समय नहीं, नीचे आते समय कैसा हो गया, आपका वेट कम हो गया, इसलिए सांसें रुकने लग जाती है, ऐसा लगता है सांसें रुक गई। ठीक है, चलिए एक और कंडीशन है भाई, अगर मान लीजिए किसी जगह पर यहीं पे मैं एक कंडीशन बनाता हूं, अगर मैंने कह दिया आपसे कि भैया ये g जो है वो a के बराबर हो गया, ये बहुत अलग कंडीशन है, g a के बराबर हो गया, तो w डैश बताइए ना, w डैश इज इक्वल टू m, g और a दोनों बराबर हो गए, तो g में से a जाएगा, कितना बचेगा, 0, तो w डैश इज इक्वल टू 0। इसी को कहते हैं भारहीनता, वेटलेसनेस, भारहीनता, वेट 0 हो गया। मैंने अभी सेशन स्टार्ट किया था तभी आपको बोला था मास 0 नहीं होगा, लेकिन वेट कैन बी, वेट 0 हो सकता है, तो वेट 0 हो गया। कैसे हो गया भैया वेट 0, तो समझ में आया कि अगर ये लिफ्ट क्या हो जाए, भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर हो गई तो क्या भाई, तो ये लिफ्ट टूट गई। अब टूट गई तो ये पूरी की पूरी लिफ्ट कैसे आ रही है भाई, तो अब पूरी लिफ्ट के चलने का कारण कौन है, गुरुत्वीय बल। मतलब ये जो केस आपको देखा हुआ मिल रहा है, ये जो केस आपको दिख रहा है, ये कब दिख रहा है भाई, जब गति हो गुरुत्वीय बल के अधीन, गुरुत्वीय बल के कारण, ऐसा लिख देते हैं। जब गुरुत्वीय बल के अधीन अगर आपने गति कराई, तो भाई अगर कोई चीज टूट जाएगी तो जितना गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर कार्यरत होगा उसी के कारण गति होगी ना। तो जब गुरुत्वीय बल के अधीन गति होने लगी तब तो मेरे को कोई रिएक्शन है नहीं, कोई रोकने वाला है नहीं, ये मेरा वेट जो भी निकल के आ रहा था किसके कारण, वो रिएक्शन। अब कोई रिएक्शन वाला है ही नहीं, तो मेरा वेट कितना आएगा, 0। समझ गए, कितना आएगा वेट, 0। यानी कभी जब हम किसी वस्तु को किसी हाइट से गिराते हैं तो ड्यूरिंग द जर्नी, जब वो ट्रैवल कर रही होती है वस्तु, तब उसमें वेट नहीं आता, उसका वेट कितना होता है, 0। एक और पॉइंट, एक और तरीका समझाता हूं। आप अगर जब कभी भी लैब में एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाएं स्कूल में, तब ये एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। टीचर को नहीं बताना, बहुत मारेंगे नहीं तो। क्या करना भाई, आपने लैब में देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस, यहां पे एक हुक बना होता है और यहां पर वेट के कुछ मेजरमेंट्स ऐसे लिखे होते हैं। ठीक है, क्या करना है इसके अंदर, तो इसमें एक कोई भार लटकाना है, ऐसे हुक बना होता है, यहां पर एक भार लटकाया जाता है। ये भार क्या करता है भाई, तो इसके अंदर के स्प्रिंग के साथ में बैलेंस होकर के क्या करेगा भाई, तो ये यहां पर बने होते हैं एक इंडिकेटर्स, और ये अंदर ही अंदर स्प्रिंग से जुड़ा होता है ना, ये जुड़ा होता है, ये इंडिकेट करता है कितने केजी का है। अब क्या करना पता है, इसको ऐसा हुक में लटकाओगे, जब यहां पे आप हुक में लटका के रखोगे किसी सॉलिड सरफेस से, तब तो ये मेजरमेंट बताएगा। आप इसको छोड़ दो, मतलब वेट के साइड छोड़ दो, तो आप पाओगे इस स्प्रिंग बैलेंस में कितनी रीडिंग आएगी, 0, कोई रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है, मतलब क्या, इसका वेट उस समय कितना था, 0, लेकिन जब हुक में ऐसा टांगूंगा तब वेट की मेजरमेंट आएगी। अर्थात जब मैंने इसको फ्री फॉल करने दिया, ये कंडीशन अल्टीमेटली किसके, फ्री फॉल की, मुक्त पतन की। जब मैंने इसको फ्री फॉल करने दिया, मुक्त पतन करने दिया, तब इसका वेट कितना आएगा, तो इसका वेट आएगा 0। ठीक है, तो देखिए, अतः मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करेगा, वेटलेसनेस का अनुभव करेगा। मुक्त रूप से गिर रही यानी उसका वेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक और कंडीशन है ना, और ये मानसिक कंडीशन है। मानसिक कंडीशन का मतलब अपने दिमाग की सोच है भाई, ऐसा होगा तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट में बताओगे, क्या बताओगे भाई। मैं आपसे सिंपली ये पूछता हूं कि अगर ये लिफ्ट, मतलब ये जो ए है ना, ए ग्रेटर देन जी हो जाए तब, मतलब सिंपली लिफ्ट जो है गुरुत्वीय त्वरण से भी ज्यादा हो जाए।
अच्छा, मैं खड़ा क्यों हूं इस लिफ्ट में? क्योंकि मैं अपने वेट के कारण, मेरा जो वेट है, मेरे ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय बल है, वो नीचे की तरफ लग रहा है, इसके कारण इस सतह के संपर्क में हूं। अब ये लिफ्ट को मेरे से भी तेजी से नीचे गिरा दिया आपने, तो क्या मैं इस लिफ्ट के संपर्क में रह पाऊंगा? नहीं। पता क्या होगा? ये व्यक्ति की अगली कंडीशन इधर बनाता हूं, ये ऐसा हो जाएगा। लोग ऐसा कैसे हो गया ये? तो भैया ये लिफ्ट है ना, ए एक्सीलरेशन से आ रहा, ए एक्सीलरेशन से आ रहा, और ए कैसा है? ए इज द ग्रेटर देन जी, और ये आदमी को नीचे की तरफ कौन खींच रही है? जी खींच रही है, जिसके कारण ये खड़ा था उसमें। अब ये लिफ्ट तेजी से आ गई, मतलब ऐसा क्या? वो कहता है पैरों तले जमीन खिसक गई, ऐसा ही होगा इसके साथ में। इसके पैरों तले लिफ्ट खिसक गई, इसके पैरों के नीचे से लिफ्ट तेजी से नीचे चली गई। लिफ्ट में खड़े होने का कारण था ये जी, लिफ्ट तेजी से चली गई तो ये जाके ऊपर छत में टकरा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक केस और समझा दिया आपको। मतलब लगभग सारे केसेस की हमने बात करी यहां पर कि कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जब कोई लिफ्ट में व्यक्ति है तब। तो ये रहा, देखिए अगला केस क्या? यदि लिफ्ट नीचे की ओर इस प्रकार गति करे कि ए ग्रेटर देन जी हो जाए, तो मतलब समझ में आ जाता है आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एम ए। आर इक्वल्स टू एम ए, और जो वस्तु का भार है वो एम जी। अब क्या होगा भाई? वेट, तो ये देखिए तेजी से गति कर रहा है, मैं तो ऊपर उठा ही देता हूं इसको। इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं बल, उसको इसकी बात करते हैं। इसके ऊपर वेट जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है, लेकिन ये लिफ्ट भी नीचे की तरफ चल रही है। मतलब ये कितने से नीचे की तरफ चल रही है? तो लिफ्ट जो चल रही है वो चल रही है ए एक्सीलरेशन से, अर्थात इसका रिएक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। कितना होगा? तो आर इक्वल्स टू एम ए। अब मुझे पता है कि ये जो वेट है और ये दोनों फोर्सेस, मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट है, तो एपरेंट वेट तो हम यही लिखते आ रहे थे भाई कि जो इसका वेट है माइनस डब्ल्यू माइनस आर। डब्ल्यू मतलब क्या भाई? तो एम जी, माइनस आर का मतलब क्या भाई? तो एम ए। जब मुझे पता है यहां पर कि ए इज द ग्रेटर देन जी, मतलब एम ए जो होगा ये क्या होगा? बड़ा होगा। अगली लाइन में मैं लिखूं एम, चूंकि क्या है? कांस्टेंट है ना, जो एम यहां है वही एम यहां पर है, तो एम ए इज ग्रेटर देन एम जी, अर्थात ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है और ये छोटी है। जो नेगेटिव में लिखी है वो वैल्यू बड़ी है, जो पॉजिटिव में लिखी है वो छोटी है। मतलब डब्ल्यू डैश कैसा आ जाएगा? तो ये आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो भी है कैसी आएगी? नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि ये जो व्यक्ति है ये ऊपर की तरफ गति करेगा, आर के साइड में। मतलब क्या? यदि व्यक्ति ऊपर की ओर त्वरित होगा तथा लिफ्ट की छत पर ठहरेगा क्या भैया? टकरा जाएगा लिफ्ट की छत में जाकर के। ये रही कंडीशन। ठीक, चलिए, तो हमारे पास में 4 केसेस, ये 1-2 केसेस इंटरमीडिएट और भी आए थे, मतलब 5-6 केसेस कुल मिलाकर के पॉसिबल थे, मोटा मोटी 4 थे, इसलिए हमने 4 को इंडिकेट किया एंड बचे हुए को हमने यहीं कहीं डिस्कस कर लिया। अब क्या करें? तो सीधी बात, जो पढ़ाया उसको एग्जाम्पल देकर के समझा दो भाई। जो आपने पढ़ाया उसको अब एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आइए चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। 60 केजी द्रव्यमान का आदमी अपने कंधे पर 60 न्यूटन का भारी थैला लेकर जाता है। जमीन द्वारा उसके पैरों पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या होगा? लो भैया, ये भाई साहब है, ये जो है ये जमीन पे ऐसा बढ़िया जा रहे हैं, कहीं पे क्या कर रहे हैं ये? लेकिन एक काम कर रहे हैं, अपने कंधे पर 60 न्यूटन का भारी थैला लटकाया हुआ है। ये भाई साहब ने यहां पर थैला लटकाया हुआ है, और ये थैला कितना है? इस थैले का वेट है भैया, वेट है या द्रव्यमान मास है इसका, अच्छा वेट ही है, सॉरी, इसका वेट है ना, वेट है 60 न्यूटन का। ये थैला लटकाया हुआ है ना, बहुत भारी थैला लटकाया है भाई। लो, परेशान है बेचारे। अब क्या करें? तो मुझसे मांगा जा रहा है कि यहां इनके पैरों पर, ये यहां पैरों पर, ये ऊपर की तरफ कितना बल लगेगा? तो मैं कहूंगा जितना बल इसका नीचे की तरफ लगेगा, यानी जितना ये पूरा वेट होगा, उसी के बराबर ऊपर की तरफ रिएक्शन भी लगेगा। एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मैं कहता हूं वेट बराबर कितना होगा? रिएक्शन के। मैंने से रिएक्शन मांगा गया तो मैं तो निकाल लेता हूं वेट कितना होगा। तो वेट होगा किसके बराबर भाई? तो व्यक्ति का भार, बहुत आसान क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार प्लस थैले का भार।
अब भार जो होता है वेट, है ना, ये क्या होता है भाई, तो ये होता है mg, और ये तो थैले के बाहर 60 दिया ही हुआ है साफ सुथरा। mg की जब मैं बात करता हूं तो g की देखिए दो मान वैसे तो, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, या फिर नहीं दिया होता है तो भैया जो एक्चुअल मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको ले लेते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जनरल केसेस में भाई क्या होता है, जब कैलकुलेशन थोड़ा आसान करना होता है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी चलता है, या अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है तो एग्जैक्ट वैल्यू पे जाइए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m की वैल्यू तो यहां पर गिवन है कितना, ये जो व्यक्ति हैं ये पूरे, ये इनका मास है 60 kg, तो यहां रख दीजिए इनका मास 60 हो गया। g का मान कितना कह दिया भाई, तो g का मान 9.8 कह दिया, प्लस 60। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 से 6 बार में 48, 4 और 54 और फिर 4 कितना हो जाएगा 59। एक जीरो लगाइए और दशमलव एक डिजिट के पहले था, तो ये हो गया प्लस 60, मतलब ये कितना हो गया भाई 598 में 60 जोड़ दीजिए तो मेरे हिसाब से 648, कितना हो जाएगा ये 648, ठीक है ना, जीरो और ये हो गया 9 9 और 6 सॉरी 15, 658, ठीक है, 658 न्यूटन ये है इस व्यक्ति का भार। कैसे भाई, तो पैरों पे ये 658 न्यूटन लगा रहे हैं, तो पृथ्वी द्वारा इसके ऊपर जो बल लगाया जाएगा, जो रिएक्शन लगाया जाएगा, ये भी तो 658 होगा, मतलब रिएक्शन कितना 658 न्यूटन। सिंपल। वैसे डायरेक्टली करते तो कितना हो जाता है 10 का 60, है ना, ये 6 में 10 का गुणा करते हैं कितना हो जाता है 60 और 10 कर देते 600, 660 आंसर हो जाता है, ऐसे 658 है, ठीक है। 10 से करते हैं तो कितना आता है 660 आता है, इससे किया तो कितना आया 658, ठीक। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा और इसमें ट्विस्टिंग लाइज है। एंड अब डिस्कस किया जाए कि किसी स्थिर लिफ्ट में स्प्रिंग तुला से एक व्यक्ति का भार 50 केजी पड़ा जाता है। जो स्प्रिंग बैलेंस में अभी सिखा रहा था, स्प्रिंग बैलेंस का क्या है कॉन्सेप्ट है, सिंपली वेट जितना नीचे खींचता है स्प्रिंग उतना ही खुलता है और उसकी मेजरमेंट ली जाती है। किसी स्थिर लिफ्ट में, लिफ्ट नहीं चल रहा है यानी लिफ्ट विरामावस्था में, तुला से, स्प्रिंग तुला से एक व्यक्ति का भार 50 केजी पड़ा जाता है। यदि लिफ्ट फर्स्ट केस नियत वेग से और दूसरा नियत त्वरण से ऊपर की ओर गति करे तो तुला का पाठ्यांक क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो नियत वेग की बात करते हैं। नियत वेग से गतिमान लिफ्ट की क्या होगा, नियत वेग से गतिमान लिफ्ट की, अगर नियत वेग से लिफ्ट गति कर रहा है त्वरण 0 होगा। कितना होगा 0 होगा। अतः जो रिएक्शन होता है हमारा क्या एम ए, यहां पर m इंटू ए की वैल्यू कितनी 0, यानी ये रिएक्शन कितना होगा 0, यानी r कितना आ गया 0, अर्थात एपरेंट वेट जो W डैश है ये कितनी हो जाएगी भाई W डैश 0, एपरेंट वेट 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं नियत त्वरण से ऊपर की ओर गति करने पर, सेकंड यहां पर क्या भाई, नियत त्वरण से ऊपर की ओर गति करने लगे तो तुला के पाठ्यांक क्या होंगे। अगर ये ऊपर की तरफ चलने लग गया, है ना, ऊपर की ओर गति करने पर, ऊपर की ओर अगर गति की जाती है तब हमने देखा कि एपरेंट वेट में, है ना, क्या होता है भाई, ऊपर की तरफ करेंगे तो रिएक्शन नीचे आएगा और वेट भी नीचे, तो एपरेंट वेट में क्या मिलता है भाई एम जी प्लस ए, अर्थात यहां पर मास कितना दिया है 50 इंटू जी प्लस ए। अब यहां पर देखिए जो हमारे पास जो एपरेंट वेट आता है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर कह रहे हैं नियत त्वरण से, अब त्वरण की मान तो दिया नहीं है कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करें, तो 50 जी प्लस ए, जी की वैल्यू 9.8 रख सकते हैं। तो फाइनली मुझे समझ में आता है कि भार
बढ़ जाएगा, सिंपल। भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी भैया इसका वेट। चलिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, वैसे आपको समझ में आ गया ये बात। मतलब जो हमने डिस्कस किया था उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये थोड़ा अच्छा सा है ना, इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन है। देखिए 60 केजी द्रव्यमान नीचे उतरते लिफ्ट पर रखा गया। 60 केजी क्या किया गया, एक नीचे उतर रही है लिफ्ट नीचे आ रही है ना, इस पर रखा गया है। लिफ्ट पहले 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से गति करती है, फिर यह नियत वेग से अंत में यह 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन गति करती है। प्रत्येक स्थिति में लिफ्ट द्वारा वस्तु पर आरोपित प्रतिक्रिया बल होगा। एक केस है, ठीक है, जब एक्सीलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रही, ठीक है, और लिफ्ट तो नीचे ही उतर रही है हर केस में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में लिफ्ट नीचे। ये कुछ बुक्स में इस तरीके से भी दी गई है कि एक लिफ्ट से पंखा रखा गया, वेट इतना ही है 60 केजी। अब समझिएगा जरा, जब ये नीचे उतरेगी तो रिएक्शन ऊपर होगा, है ना, रिएक्शन मतलब जो MA है ये ऊपर की तरफ होगा। तो यहां पर एक छोटी सी बात समझ में आती है कि जब लिफ्ट नीचे है ना, लिफ्ट किधर आ रही है, नीचे, और रिएक्शन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे में से क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट, एक दोनों में से क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट। मतलब अगर यहां पे लिखूं तो मैं लिखता हूं आभासी भार, एपरेंट वेट, W डैश, ये mg नीचे की तरफ है, माइनस करना पड़ेगा मुझे, क्या, मुझे ma ऊपर की तरफ है, तो ये माइनस हो जाएगा, अर्थात mg माइनस a, यही मिलना है मेरे को एपरेंट वेट। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। अगर फर्स्ट केस जब कह रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गति कर रही है ना, और इस केस में एपरेंट वेट की जब मैं बात करूं तो W डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला तो सेम है ना, mg माइनस a। m कितना गिवन है भाई, तो 60 केजी, सामूहिक रूप से सभी समय पे 60, यही है 60 इंटू जी की वैल्यू कितनी, तो जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, है ना, 10 माइनस ए की वैल्यू है कितनी, 3। मैं यहां पर क्या ले रहा हूं भाई, जी की वैल्यू मैंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया, और मैंने ले लिया है जो मास गिवन है वो गिवन है भाई 60 केजी। ठीक, कैलकुलेशन आसान रखने के लिए, नहीं तो 9.8 ही लेंगे। ये अल्टीमेटली 60 इंटू कितना हो गया, 7, 420, 42, 420 वेट, ये रहा एपरेंट वेट फर्स्ट केस में। सेकेंड केस की मैं बात कर लूं तो सेकेंड केस में कह रहे हैं कि फिर नियत वेग से, मतलब कांस्टेंट नियत वेग से, तो नियत वेग वाले में तो मुझे समझ में आता है, नियत वेग से गतिमान पिंड का भार, ठीक है, का आभासी भार लिख लेता हूं, या भार ही रहने दीजिए, चलिए, का भार इसके वास्तविक भार के, इसके वास्तविक भार के बराबर ही होगा। अर्थात कहूं तो जो रिएक्शन R इक्वल्स टू M है ना, A था, इस A की वैल्यू कह रहे हैं, A की वैल्यू कह रहे हैं कि 0 हो जाए, नियत वेग से चलना मतलब एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा, त्वरित हो ही नहीं रहा, तो ये कितना आ जाएगा भाई, रिएक्शन इज इक्वल टू 0, मतलब W डैश की वैल्यू कितनी आएगी, वही आएगी जो इसके पास पहले से थी, कितनी, W। अब तीसरा केस, इसमें कह रहे हैं अंत में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से गति करती, मंदन होने लगा, है ना, और रिटार्ड होने लगा। अगर ये रिटार्डेशन होगा, अर्थात इस केस में जब हम मंदन के केस में बात करेंगे, तो मंदन के केस में क्या होगा भाई, तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गई, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गई, इसका मतलब क्या होगा, तो फॉर्म तो सेम है, चल नीचे ही रही थी, तो A इक्वल्स टू, अभी मैं कह रहा हूं कि माइनस ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, कब, थर्ड केस में। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है भाई, नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन, ये कह रहे हैं ना कि मंदन होने लगी। तो अब इसी फॉर्मूले में इसको रखिए, क्या, W डैश इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है भाई, तो चल रहा है M G माइनस A, G माइनस A, M 60 था, G की वैल्यू 10 मैंने कहा, A की वैल्यू माइनस ऑफ 3 आ गई, तो माइनस ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया, 60 माइनस
या माइनस क्यू 60 इंटू 10 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 10 और 3 13, जोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 60 इंटू कितना हो गया 13, 13 से 6 बार में कितना होगा 78, यानी 780 न्यूटन। जो इसका आभासी भार आया वो कितना आया 780 न्यूटन। यानी जब ये नीचे की तरफ चल रही थी लिफ्ट, तब मेरा वेट क्या हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन जब ये लिफ्ट क्या होने लगी, रिटार्ड होने लगी, तो धीरे धीरे मेरा वेट क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। चलिए, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल चुके हैं एंड अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगी वेट बढ़ेगा, जब लिफ्ट नीचे आएगी वेट कम महसूस होगा, एंड जब लिफ्ट स्थिर रहेगी या कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो वेग परिवर्तन ना हो, एक्सीलरेशन जीरो हो या फिर रुकी हुई हो, तब कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई एपरेंट वेट अलग से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो हमने जो टारगेट सेट किया था स्टेशन के लिए कि हम लिफ्ट में गति को समझेंगे, सीखेंगे, हमने पढ़ा, समझा, सीखा। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप क्या करते हैं, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स पर सर्च कर सकते हैं अपने सभी प्रकार के कंटेंट्स, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम। अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं तो आपके यहां पर एनसीईआरटी बुक्स ही फॉलो होती हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली ये जो पहला सेगमेंट आपको देखने को मिलता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, ये पूरा कोर्स कंटेंट आपको यहां मिल जाता है। साथ ही अगर आपको आप एग्जामिनेशन की तैयारी लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, यहां पर इन एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्स कंटेंट मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप किसी यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हैं तब आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिल जाता है जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली सभी प्रकार के कंटेंट्स अवेलेबल है। मतलब आपके प्रीवियस ईयर पेपर, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन, सब कुछ। साथ ही साथ अगर आप अपने स्पीकिंग सुधारना चाहते हैं, इंग्लिश और अच्छी करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस यहां पर अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जॉब ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बैंक एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, सीआईआईबी, जेएआईआईबी, तो इसकी भी पूरी कोर्स कंटेंट यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको क्लिक करना है एंड फॉलो करना है, वहां पर आपको आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोस मिलते हैं। एंड अब तो एक और अच्छी बात है कि आपको मिल जाती है ई बुक्स। मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक को फॉलो करके आप अपने लिए बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के, जिसमें एक हाई क्वालिटी एजुकेशन की कमिटमेंट है। मतलब जिस प्रकार से आप एक हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जहां पर आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसे ही आपको एक सपोर्टिव मटेरियल के तौर पे मिल जाती है ई बुक्स। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी ही वीडियो लेक्चर्स सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड साथ ही साथ आप हमसे जुड़े रहिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं इस चैप्टर के और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।